हेलो ऑडियंस। जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी इंसान को 5 साल से भी ज्यादा जेल में रखा जाए और इस पूरे समय में उस पर मुकदमा तक शुरू ना हुआ हो। 5 साल से ज्यादा ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे छात्र कार्यकर्ताओं की जिंदगी के वो साल हैं जो उन्होंने सलाखों के पीछे गुजार दिए हैं। हाँ, बिना किसी ट्रायल के, बिना मुकदमे के। तो सवाल यही उठता है और यही आज हम समझने वाले हैं कि हमारी न्याय प्रक्रिया में इतनी असाधारण देरी आखिर हो क्यों रही है। तो देखिए, इस पूरे मामले की जड़ें जुड़ी हैं साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों से। ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद भड़के थे और इसी सिलसिले में इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। कहानी शुरू होती है दिसंबर 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों से और आज हम यहाँ हैं। 5 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये न्याय के लिए एक लंबा, न खत्म होने वाला इंतजार है जो इस केस की सबसे बड़ी और दर्दनाक हकीकत को दिखाता है। तो अगला सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन सा कानून है जो किसी को इतने लंबे समय तक बिना ट्रायल के हिरासत में रखने देता है? इन लोगों को जमानत मिलना इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब एक बहुत ही खास और सख्त कानून में छिपा है। और वो कानून है यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब ये कोई साधारण क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये एक बेहद कठोर एंटी टेरर कानून है जिसके प्रावधान इतने सख्त हैं कि जमानत जैसे मौलिक अधिकार पर भी भारी पड़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी कानूनी सिद्धांत को समझना जरूरी है। देखिए, आमतौर पर हमारी न्याय व्यवस्था कहती है कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद। मतलब जब तक बहुत जरूरी न हो किसी को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन यूएपीए इसी सिद्धांत को बिल्कुल सिर के बल खड़ा कर देता है। इसके तहत जेल नियम बन जाता है और जमानत एक अपवाद। और बस यही एक छोटा सा फर्क इस पूरे मामले की जड़ है। तो यूएपीए की एक धारा है सेक्शन 43D5 और असल में जमानत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही है। ये धारा कहती है कि अगर अदालत को सिर्फ पुलिस की चार्जशीट देखकर ही ऐसा लगता है कि आरोप प्रिमा फेसी यानी पहले नजर में सच हो सकते हैं तो जमानत नहीं दी जा सकती। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जमानत की स्टेज पर सबूत कितने कमजोर या मजबूत है इस पर बहस ही नहीं हो सकती। ये एक तरह से दोषी साबित होने तक निर्दोष वाले सिद्धांत को पूरी तरह से पलट देता है। तो जब जमानत का रास्ता ही इस तरह लगभग बंद कर दिया जाता है, तब होता क्या है? तब होता ये है कि न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है वही अपने आप में एक सजा बन जाती है। और इस मामले में बिल्कुल यही हो रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, सिर्फ 11 महीनों के अंदर उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 14 बार टाली गई। 14 बार। ये दिखाता है कि देरी का ये जो पैटर्न है वो सिस्टम में कितनी गहराई तक समाया हुआ है, यहाँ तक कि सबसे ऊंची अदालत में भी। और जब इस देरी पर सवाल उठाए गए तो दिल्ली हाईकोर्ट का जवाब क्या था? अदालत ने कहा कि मुकदमा स्वाभाविक गति से चलेगा और जल्दबाजी करना नुकसानदेह होगा। 5 साल जेल में बिता चुके किसी व्यक्ति के लिए इस तर्क को समझना वाकई बहुत मुश्किल है। मामले का स्केल भी समझना जरूरी है। 30,000 पन्नों से भी ज्यादा की चार्जशीट, लगभग 400 गवाह जिनसे पूछताछ होनी है और सबसे चौंकाने वाली बात, 5 साल बाद भी अभी तक सिर्फ इस बात पर बहस चल रही है कि आरोप क्या तय किए जाएं। अगर मुकदमा शुरू हो भी गया तो इसे खत्म होने में कितने और साल या शायद दशक लग जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इन सब कानूनी दांव पेच और बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे इस अनिश्चितकालीन हिरासत की एक मानवीय कीमत भी है। उन परिवारों की कहानी है जिनका कोई अपना सालों से सलाखों के पीछे सिर्फ इंसाफ का इंतजार कर रहा है। ये शब्द कार्यकर्ता मीरान हैदर की बहन शमा के हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, इसमें एक परिवार का दर्द सुनाई देता है। ये हमें याद दिलाता है कि इन लंबी कानूनी लड़ाइयों का असर सिर्फ कैदियों पर नहीं पड़ता बल्कि उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। सपने टूटते हैं और जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं। और ये दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं है। सह आरोपी ताहिर हुसैन के बेटे की आवाज में भी वही लाचारी और वही दर्द है। वो बरी होने की मांग नहीं कर रहे, वो सिर्फ जमानत मांग रहे हैं ताकि मुकदमा बाहर रहकर लड़ा जा सके। उनकी बस एक ही गुहार है, कम से कम मुकदमा तो शुरू कीजिए।
तो अब ये मामला सिर्फ कुछ व्यक्तियों का नहीं रहा, ये भारत की पूरी कानूनी व्यवस्था और हमारे लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा बन गया है। एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव की ये बात इस पूरी स्थिति को एक बड़े नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। उनका कहना है कि इस मुकदमे में असली परीक्षा इन कार्यकर्ताओं की नहीं, बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था की हो रही है। और अब तक के नतीजों को देखकर लगता है कि ये व्यवस्था इस परीक्षा में खरी नहीं उतर पाई है। तो अंत में एक बहुत अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब किसी को सजा देने के लिए मुकदमे के फैसले का इंतजार ही न किया जाए, बल्कि प्रक्रिया को ही इतना लंबा, इतना थकाऊ बना दिया जाए कि वो खुद ही एक सजा बन जाए, तो फिर इंसाफ का असली मतलब क्या रह जाता है?